जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की जो दूसरी बुक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। और जिसका चैप्टर है सामाजिक परिवर्तन, वो संरचनात्मक परिवर्तन। तो इसमें संरचनात्मक परिवर्तन में आज हम देखेंगे उपनिवेशवाद क्या है, हमारे ऊपर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा, पूंजीवाद, औद्योगिकरण के प्रभाव, विशेषताएं एवं नगरीकरण और इसके परिणाम। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेशवाद के पहले हम जानते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। तो आखिरकार संरचनात्मक परिवर्तन क्या है? तो समाज में चल रही संस्थाओं, नियमों में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। जब समाज में चल रही संस्थाओं व नियमों में परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। समाज में विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिला है, जैसे खान पान, रहन सहन, पहनावा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं समाज में चल रही संस्थाएं हैं क्या। नियम भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं समाज में चल रही संस्थाएं। तो ये संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? संस्थाओं में देखिए, जैसे कि परिवार एक संस्था है, और महाविद्यालय, विद्यालय और विवाह, ये सब क्या है? ये सब क्या है? संस्थाएं हैं। और जब इन संस्थाओं में क्या होता है, नियमों में, इन संस्थाओं के नियमों में होने वाले परिवर्तन को ही संरचनात्मक परिवर्तन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समाज की, ये क्या है, ये संरचनात्मक इकाइयां हैं। जैसे परिवार क्या है? समाज की एक इकाई है, महाविद्यालय भी है, विवाह भी है ना, व्यक्ति भी एक क्या है, समाज का ही एक हिस्सा है। तो जब इनमें परिवर्तन होता है तो उसी को क्या कहते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। आइए तो हम जानेंगे किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं समाज में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जैसे लिखा है कि समाज में विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिला है, जैसे कि खान पान। तो आज से हम करीब पुराने समय में चले जाएं, प्राचीन काल में चले जाएं, तो खान पान कहाँ करते थे व्यक्ति अपने? जो भारतीय समाज है उसमें क्या है कि ज़मीन पे बैठ के खाना पीना खाया करते थे, और खाना पकता था, चूल्हे पे पकाया जाता था। और जो ज़मीन पे बैठ के चूल्हे पे पका के खाना खाया जाता था। लेकिन आज के समय में क्या परिवर्तन हुए हैं? आज के समय में चूल्हे, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इनके जो तमाम तरीके के उपकरण हैं उन पे खाना पीना बनाया जाता है। और इसके बाद खाने के लिए जब बात आती है तो हम लोग टेबल कुर्सी पे खाना खाते हैं। आज के समय में देखते हैं शादी ब्याह में भी जाते हैं तो खाना कहाँ पे? टेबल कुर्सी पे खाना खाते हैं। बफे चलने लगा है अब तो कई जगह। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये खान पान में बदलाव आया है। रहन सहन, तो पहले के जो व्यक्ति जो रहते थे तो वो कच्चे मकानों में रहा करते थे, घास मिट्टी के बर्तन मकानों में रहा करते थे। अब आज के समय ये पक्के मकानों में रहने लगे हैं लोग बाग, है ना। मिट्टी की जगह अब सीमेंट का उपयोग करने लगे हैं, उसी में अब रहने लगे हैं। पहनावा, पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे। आज के समय में ये धोती कुर्ता की जगह अब पैंट शर्ट, टाई बेल्ट, इन सब का उपयोग करने लगे हैं। महिलाओं में भी यही देखने को मिलता है। आज के समय की जो बच्चियां हैं या लेडीज़ हैं तो वो अगर ऑफिस में जाती हैं तो वो पैंट शर्ट भी पहनती हैं, और कई तरीके के जो पहनावा है उनका वो उपयोग करती हैं। तो इसमें जो होने वाले परिवर्तन है वही क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन है। लेकिन ये आए किस कारण से हैं, उसको जानने के लिए आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपनिवेशवाद क्या है। तो देखते हैं कि उपनिवेशवाद किसी समृद्धशाली, मतलब कि कोई एक समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी कमजोर किंतु संसाधनों से संपन्न राष्ट्र के संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा भारत जो कि ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का गुलाम था, तो वो कैसे गुलाम बना? क्योंकि वो लोग शक्ति संसाधन से संपन्न थे। पहले तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, आधुनिक हथियार थे उनके पास, और उनके पास एकता थी। चूँकि हमारे देश में क्या थी? रियासतें थी उस समय। जब ये अंग्रेज़ों ने यहाँ आक्रमण किया या अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो एक व्यापारी बन के आए, किंतु उन्होंने देखा कि यहाँ पे एकता नहीं है
और यहाँ पे उनके हथियार भी आधुनिक नहीं हैं, मतलब परंपरागत तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे। तो उन लोगों ने यहाँ पे ब्रिटेन ने भारत को एक अपनी कॉलोनी बना लिया, यानी एक उपनिवेश बना लिया, और इन्हीं पे अपन पे क्या करने लगे, ये शासन करने लगे। तो इन्होंने अपने संसाधनों का, राष्ट्र के क्या किए, संसाधनों का इन्होंने उपयोग किया, और उपयोग करने के बाद ये अपना कुछ बहुत सारा धन या संपत्ति, अपने यहाँ के खनिज पदार्थ या जो भी है मतलब संसाधन है वो ले गए थे। इसी पर भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश रह चुका है। ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, है ना। नेक्स्ट लिखते हैं, उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे देखते हैं उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं सामाजिक संरचना पर पश्चिमी उपनिवेशवाद का काफ़ी गहरा असर पड़ा है। ये तो सच है, क्योंकि उस समय का भारत और आज के समय का भारत, यानी स्वतंत्रता के पहले, या देखा जाए कि जो ब्रिटेन ने जब अंग्रेजों ने शासन किया भारत पे, तो उसके पहले का जो भारत और उसके बाद का भारत में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। भारत में आधुनिक विचार, आधुनिक संसाधन, संस्थाएं, संसदीय विधि, शिक्षा व्यवस्था आदि पश्चिमी उपनिवेशवाद की देन है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो यहाँ पे सभी को पता है कि आधुनिक विचार कहाँ की देन है, ये पश्चिमी सभ्यता की देन है ना। आधुनिक संसाधन जैसे कि मोबाइल, टीवी, रेडियो, उस समय का रेडियो मतलब, या टाइपराइटर जो होता था, टंकण बोलते थे जिसे, मतलब टाइपिंग करते थे, है ना। तो ये पोस्ट ऑफिस में थी ये व्यवस्था, तो ये उन्हों की देन है। संसदीय विधि ये वहाँ पे चलती थी, ब्रिटेन में आज भी है, और वहाँ पे पहले ली गई थी, वहीं से भारत ने संसदीय विधि को अपनाया है संविधान में। शिक्षा व्यवस्था, तो जो पश्चिमी शिक्षा है वही आज हमारे यहाँ पे चल रही है, जिसमें एक अंग्रेजी विषय भी जोड़ा गया है ना। पहले तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी तो वो वैदिक शिक्षा थी, और यहाँ पे गुरुकुल आश्रमों में हमें जाना पड़ता था, वहाँ पे हम लोग शिक्षा लेते थे, और यहाँ पे सभी को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये सभी के लिए अलाउ किया कि सब लोग यहाँ शिक्षा ले सकते हैं। पश्चिमी उपनिवेशवाद की ये देन है। जैसे कि ब्रेड, आमलेट, कटलेट जैसी खाने की चीज़ें, टाई लगाना, पैंट शर्ट पहनना, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना, ये सभी क्या है, अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई सभ्यता या उनकी देन है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत के पारंपरिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक ढांचे को खत्म कर दिया, जिससे भारतीय कारीगर, शिल्पकार, बुनकर बेकार हो गए या बेरोजगार हो गए। ये तो सच है कि कोई भी अगर आक्रमण करता है या कोई भी किसी देश पे को अपना कॉलोनी बनाता है या उपनिवेश करता है, तो वो वहाँ पे अपने लाभ के लिए ही करता है। जैसे कि आज के समय में कॉरपोरेट यानी कि जो व्यापारी वर्ग है, तो वो भी अपने सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए ही बिजनेस या व्यापार करता है। जैसे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद में भारत में पारंपरिक, है ना, पारंपरिक संस्कृति, ये तो सही बात है कि जो भारतीय परंपराएं थीं, तीज त्यौहार जो मनाए जाते थे, उन पर क्या हुआ, मतलब आघात पहुंचा। आर्थिक ढांचे जो भारत की एक समृद्ध संस्कृति या समृद्ध कहा जाए धन से संपन्न थे, तो वो ढांचे खत्म कर दिए गए, जिसमें क्या है, उनके पास जो मशीनें थीं, नई नई टेक्नोलॉजी थी कि भाई मशीनें, कपड़ों जो कारखाने थे, कपड़े के कारखाने थे, और हमारे यहाँ पे बुनकर जो कपड़े बुना करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो मशीनें आईं तो बुनकर क्या हो गए, बेकार हो गए। उनके कारीगर जो कि बहुत अच्छी कारीगरी करना जानते थे, और शिल्पकार मतलब मूर्तिकार, तो ये क्या हो गए, बेरोजगार हो गए उनके आने से। नेक्स्ट है, उपनिवेशवाद के कारण पुराने शहरों का अस्तित्व खत्म सा होने लगा, उनके स्थान पर नए आधुनिक शहरों का निर्माण हुआ, जैसे कोलकाता, मुंबई, मद्रास, है ना, औद्योगिक और आर्थिक नगर कहलाए। ये है औद्योगिक और आर्थिक नगर कहलाए। ये तो सच है कि जो उनका अस्तित्व खत्म सा होने लगा। क्यों? क्योंकि पहले जो भारतीय परंपरा थी वह धार्मिक आधार पर चलती थी। कुछ भी मतलब जो होता था वह धर्म के आधार पर किया जाता था। किंतु जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने शिक्षा की यहाँ पे शिक्षा का प्रसार किया, पश्चिमी शिक्षा का, और उन्होंने यहाँ पे उद्योग स्थापित किए। तो उद्योग स्थापित करने से क्या हुआ, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों का
मतलब निर्माण हुआ। मुंबई जैसे शहर बन गए और वो औद्योगिक शहर और आर्थिक नगर कहलाए, है ना। आर्थिक नगरी मुंबई है ना। तो ये इनका निर्माण हुआ। कृषि में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले। अंग्रेजों ने यह तय कर दिया कि हमें कौन सी फसल उगानी है, इसी को बोलते थे तिनकठिया पद्धति, है ना। तिनकठिया मतलब तीन तीन हिस्से पे मतलब उनके द्वारा की गई फसलें उगाई जाती थी और उसका पूरा हर्जाना वो ले लिया करते थे, मतलब वो पूरी फसल वो ले लिया करते थे। इसमें काफ़ी बदला। अंग्रेजों ने तय कर दिया था कौन सी फसल उगानी है। अगर उन्होंने कहा कि यहाँ पे केवल गेहूँ उगाना है तो केवल आप गेहूँ उगा सकते हैं, आपको राई उगानी है तो राई ही उगा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं उगा सकते हैं। क्योंकि उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता थी, भारतीय कृषि अंग्रेजों की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन गई। क्योंकि उनको जिस फसल की उनको ज़रूरत थी वो उगाते थे, है ना। भारतीय मजदूरों को जहाज़ों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका एवं अन्य उपनिवेश देशों में भेजा गया। तो अभी क्या हुआ कि जो भारतीय मजदूर हुआ करते थे मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, उड़ीसा के जो बेल्ट के जो लोग हुआ करते थे, तो इनको जहाज़ों में भर के कोलकाता बंदरगाह से, विशाखापट्टनम बंदरगाह से इनको और मद्रास से, है ना, इनको सीधा पोर्ट कर दिया जाता था और अमेरिका में या मतलब अफ्रीकन जो देश थे वहाँ पे इन लोगों से काम कराया जाता था। तो आज भी उस समय जो लोग उस समय गए थे तो वो आज भी वहाँ पे मतलब हैं, आज भी वहाँ पे रहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसमें इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया, भूमि संबंधी नियम बदले आदि। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे भूमि के संबंध में नियम बदल दिए और इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी। ये सिर्फ व्यापारी और व्यापार करने के लिए आए थे, किंतु यहाँ की शासन व्यवस्था कमज़ोर थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे शासन किया। नेक्स्ट देखिए, यानी इतने सारे ये जो बदलाव हुए हैं। नेक्स्ट है जंगल संबंधी कानून बनाए। इन्होंने नए कानून के अंतर्गत ग्रामीण जो चरवाहे हुआ करते थे, जो जंगलों पर आश्रित थे, जैसे गड़रिये हुए या फिर जो जैसे गड़रिये होते हैं वो जंगलों में अपने जानवरों को चराने के लिए जाते हैं, चरवाहे हैं। तो ये पूर्णतः किस पे, जंगलों पे, वनों पे आधारित थे। तो इनका जाना वहाँ पे बंद हो गया क्योंकि उन्होंने उनको जाने से मनाही कर दी। जंगल में भेड़, बकरी, गाय, भैंस, पशुओं को चारा इकट्ठा करना, ये सब क्या हो गया, निषेध हो गया। तो अब उनके लिए चारा उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत समस्यात्मक बात हो गई थी। असम के जंगलों की लकड़ी काटकर रेलवे स्लीपर कोच डिब्बे बनाए गए। तो क्या था कि जो असम के जो जंगल हुआ करते थे, अच्छी लकड़ी, इमरती लकड़ी जो हुआ करती थी, तो वो अब क्या होते थे, अब उससे क्या होने लगे, रेलवे जो स्लीपर है उसके डब्बे के लिए स्लीपर बनाए जाने लगे। तो पहले की जो रेल थी, यातायात के जो साधन थे, तो पहले लकड़ी का उपयोग बहुत मात्रा में हुआ करता था। बसों में भी पहले जो बस के जो जहाँ पे अपन बैठते हैं उसके नीचे वाली सीट के नीचे वो है, वो पहले लकड़ी की फ्रेमिंग की जाती थी उससे। तो नेक्स्ट है, ये जंगल कानून बनाया गया। नेक्स्ट है पूंजीवाद क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि पूंजीवाद क्या है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथों में होता है। मतलब जो कॉरपोरेट वर्ग होता है या जो व्यापारी वर्ग हैं उनके हाथों में होता है। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। तो जो व्यक्ति व्यापारी होगा वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए व्यापार करता है क्योंकि उसको लाभ मिले, उसको बहुत मात्रा में लाभ मिले। इसे गतिशीलता, वृद्धि, प्रसार, नवीनीकरण, तकनीकी, श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे कि कोई भी सरकारी उद्यम है या मतलब सरकारी उद्यम है या फिर मतलब कोई परंपरागत तरीके से, कोई भी ट्रेडिशन तरीके से कोई व्यापार करता है या काम करता है तो उसमें उतनी वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जो पूंजीवादी जो लोग होते हैं वो मुनाफा कमाने के चक्कर में वो अपने संसाधनों का बहुत उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले नेचुरल गैस या पेट्रोलियम पदार्थ जो हुआ करते थे, लेकिन किसी ने निकाला नहीं निकाला, तकनीकी का ये बहुत ही उपयोग करते हैं
और श्रम का बेहतर उपयोग करते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी और एक सरकारी कंपनी में आपको देखने में बहुत अंतर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम टू टाइम काम करना होता है कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में, जबकि यहाँ पे सरकारी कंपनियों में कोई थोड़ा सा लिबर्टी भी ले लेता है, तो इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे प्राइवेट कंपनी में, उद्यम में अगर आप 2 दिन के लिए नहीं गए तो आपका पैसा काट लिया जाएगा उतने समय का। तो इसलिए लोग वहाँ पे क्या देते हैं, अपना श्रम बेहतर देते हैं। इस बाजार को एक विस्तृत भूमंडलीकरण के रूप में देखा जाने लगा और यह ग्लोबलाइजेशन के रूप में इसको देखा जाने लगा इस बाजार को। इस प्रक्रिया का प्रभाव भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना पर पड़ा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, बहुत सारे बदलाव आए, पूंजीवाद की वजह से बहुत सारे बदलाव आए। आइए हम देखते हैं क्या क्या बदलाव आए। नेक्स्ट, औद्योगिकरण किसे कहते हैं? तो ये पूंजीवाद तब आया जब औद्योगिकरण आया, ठीक है। तो औद्योगिकरण के कारण ही पूंजीवाद आया। इसमें देखते हैं हम, औद्योगिकरण आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसके तहत उत्पादन मानवीय श्रम के आधार पर न होकर मशीनों से होता है। यहाँ उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है और अधिक से अधिक लाभ कमाना है। तो देखिए, जो ये है, जो औद्योगिकरण है या पूंजीवाद है ना, पूंजीवाद के द्वारा ही औद्योगिकरण लाया गया है ना। तो ये इनका उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। और ये क्या करते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत सभी लोग आ जाते हैं। जैसे कि मानव भी क्या है, प्रकृति की देन है मानव, तो मानवीय संसाधन, मानव भी क्या है, संसाधन है। तो इनको क्या कर देते हैं, वो स्किल्ड कर देते हैं। जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है एक, जो अपने खेतों में लगा हुआ है और वो वहाँ पे पता चला ये 10 खेत हैं और 10 खेत में अगर उनके घर के 12 सदस्य हैं तो वो 10 सदस्य, 5 सदस्य, सभी लोग वहाँ पे लगे रहते हैं। लेकिन इसमें उद्योग में क्या होता है, मशीनों से काम किया जाता है और उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे ये 10 लोग काम करेंगे और यहाँ पे केवल एक व्यक्ति काम करेगा और उनके बराबर से ज़्यादा काम कर लेगा। तो इसलिए ये क्या करती हैं, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण। तो स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण, अब क्या हुआ कि जब भारत देश आज़ाद हो गया तो उस समय की बात है कि आज़ादी के बाद के सालों में अनेक औद्योगिक शहरों का उद्भव हुआ। जैसे कि अभी औद्योगिक शहरों का भी और उद्योगों का भी विकास हुआ। जैसे कि अभी बताया था, मुंबई हुआ और कोलकाता हुआ, चेन्नई हुआ, आज के समय में चेन्नई बोलते हैं, उस पहले मद्रास बोला जाता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे, कानपुर हुआ जैसे शहर है ना, इंदौर शहर हुआ, ये बाद में बसाए गए, मतलब बाद में औद्योगिकरण इनमें बाद में हुआ, लेकिन उस समय भी बहुत डेवलप थे ये शहर। तो इसमें सरकार ने तय किया कि देश में कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग किया जाए जिससे लोगों को देश में कारखानों में बनी, हाँ, तो ये सरकार द्वारा ये नीति लाई गई कि जिससे लोगों को अपने देश के कारखानों में बनी हुई वस्तुएं ही उपलब्ध हों। तो इसलिए ये ऐसी नीतियां बनाई, जिसके फलस्वरूप 1950 में एक योजना आयोग का गठन किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो ये याद रखना 1950 में, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। इसके सुझाव पर नई औद्योगिक नीति तैयार की गई, एक नई औद्योगिक नीति तैयार की गई जिसमें लोहा और इस्पात उद्योग के कारखानों के, जैसे कि जमशेदपुर, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला, दुर्गापुर, बुरहानपुर आदि औद्योगिक नगर विकसित हुए और इन नगरों को क्या हुआ, मतलब डेवलपिंग के लिए पैसा मिला, यहाँ पे इंडस्ट्री यानी उद्योग लगाए गए और इनका विकास, इन शहरों का विकास हुआ। इस समय हमारे देश में कपड़े की मिलें, जूट मिलें, चीनी मिलें, कागज़ के कारखाने, कीटनाशक उद्योग, रासायनिक उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, रेलवे उद्योग
आदि स्थापित किए जा चुके हैं। ऐसे सभी उद्योगों ने लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। तकनीकी शिक्षा के विकास से लोगों को सही दिशा मिली है। नए नए आविष्कार करना संभव हो पाया है। सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को इस तरह बदल रही है जिससे देश की अधिक से अधिक विकास हो सके। तो मतलब देश अच्छी तरक्की कर सके, इसलिए ये विभिन्न प्रकार की नीतियां लाती है सरकार। और उनको मतलब देश में केवल तकनीकी और ये भी नहीं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने अभूतपूर्व योगदान दिया है और उसका विकास किया है ना। तो औद्योगिकरण के कारण बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। आज के समय हमारे यहाँ पे मोबाइल टेलीफोन है, या फिर कोई भी ट्रैक्टर के माध्यम से खेती होती है ना, मतलब जुताई होती है। तो ये सब संसाधन क्या है, औद्योगिकरण की ही देन है कि हमारे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जैसे ही, तो उस समय से ये बहुत सारी चीज़ों में हमें आसानी हो गई और काम तेज़ी से हो गया, जिससे बहुत सारा विकास हुआ। अब हम देखते हैं भारतीय समाज पर औद्योगिकरण के प्रभाव। तो इसके फलस्वरूप, यानी भारत में औद्योगिकरण के फलस्वरूप भारत में की सामाजिक आर्थिक धार्मिक और ग्रामीण संरचना में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। घरेलू जीवन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक के हर एक पहलू पर प्रभाव दिखाई देता है। तो देखते हैं सबसे पहले सामाजिक संरचना में परिवर्तन, है ना। तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन, औद्योगिकरण ने भारतीय परंपरा, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन किए हैं। तो देखो समाज की जो संरचना है, संरचना में क्या है, सामाजिक व्यवस्था आ जाती है, सामाजिक संस्थाएं आ जाती हैं, जैसे विवाह, परिवार, है ना, विद्यालय, ये सभी क्या हैं, संस्थाएं हैं, है ना। और जिसमें सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन किए हैं। सामाजिक मूल्य मतलब कि जैसे कि संयुक्त परिवारों का विघटन, है ना। तो संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ, क्यों? क्योंकि लोग जैसे ही अपने घरों से मतलब ग्रामीण क्षेत्र से निकल के इन शहरों में निवास करने लगे, तो वहाँ पे क्या है, नगरों में क्या होगी, बसावट ज़्यादा हो गई और वहाँ पे सुविधाएं भी व्यक्ति को चाहिए बहुत सारी, है ना। तो परिवार को, अपने एक परिवार को लेके चले गए, न्यूक्लियर फैमिली वहाँ पे स्थापित कर ली, है ना। तो परिवार का विघटन हुआ, क्योंकि यहाँ पूरा परिवार तो जा नहीं सकता है, तो कुछ सदस्य वहाँ पे गए, है ना। तो इस वजह से जो चले गए, तो इससे परिवार का विघटन हुआ। व्यक्तिवादी संबंधों में वृद्धि, तो अब क्या होता है, परिवार का मुखिया मतलब कर्ता जो होता है, वो एक पुराना बुजुर्ग व्यक्ति नहीं होता है, या माना जाए कि केवल वही नहीं होता है, अब व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत संबंध हो चुके हैं, है ना। जाति व्यवस्था का संस्करण टूटा, कि मतलब कौन व्यक्ति उच्च जाति का है, कौन व्यक्ति निम्न जाति का है, ये जो संस्करण था वो है टूटा। उसमें क्या हुई, कमजोरी आई। कैसे? कि भाई जो व्यक्ति यहाँ से बाहर जाएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपना बिजनेस करेगा, तो भाई उसको, चाहे वह किसी भी जाति का हो, तो उसको तवज्जो दी जाती है ना, और उसका सम्मान किया जाता है। मनोवृत्ति में परिवर्तन, तो यही परिवर्तन, जैसे कि जाति व्यवस्था का संस्करण, कौन बड़ा है जाति में, कौन नीचा है, जब सबको पता चला कि मानव है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, सबका सम्मान होना चाहिए, तो इस तरीके की जो मनोवृत्ति है उनमें क्या हुआ, परिवर्तन आया। आर्थिक जीवन पर प्रभाव, पूंजीवादी व्यवस्था के प्रभाव से कुटीर एवं लघु उद्योग धंधों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, है ना। तो देखो दोनों चीज़ें हैं, कहीं मतलब बेरोजगारी हुई, तो कहीं पे रोजगार के अवसर भी अपन के सामने आए, खुले। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था, कुटीर उद्योग, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पहले क्या होते थे, टोकरियां बनती थी, है ना, और जो है जो लोहार हुआ करते थे, तो वो अपने परंपरागत तरीके से अपनी कुल्हाड़ी, है ना, हल और क्या नाम से हथौड़ी, या कई तरीके के जो उपकरण हुआ करते थे जो ग्राम में उपयोग किए जाते थे, तो उनका मतलब ये उद्योग हुआ करते थे, कुटीर उद्योग, है ना। लघु उद्योग, छोटे छोटे बीड़ी वगैरह जैसे कारखाना, मतलब बीड़ी के उद्योग हैं, या छोटी छोटी चीज़ें जो वहाँ पे बनाई जाती थी, टोकरियाँ बनाना, है ना, गुड्डे गुड़ियाँ बनाना, है ना, किन्हीं का ये छोटा सा ये उद्योग हुआ करता था। तो ये अब क्या हुआ, इन उद्योगों को बेरोजगारी हो गई वहाँ पे, क्यों? क्योंकि अब लोग उनको नहीं खरीदते हैं, अब प्लास्टिक या स्टील के बने हुए मटेरियल को अब लोग खरीदते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, नए मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। जब लोग यहाँ से कहाँ चले गए, शहरों में जब चले गए, तो उनको क्या हो गया, वो नौकरी पेशा हो गए, कर्मचारी हो गए,
है ना। तो इससे है ना, तो इससे क्या हुआ कि एक नए वर्ग का एक उदय हुआ, श्रम का विभाजन हो गया, विशेषीकरण औद्योगिकरण का ही परिणाम है। तो ये श्रम का विभाजन हो गया। श्रम विभाजन का मतलब ऐसा है कि वहाँ पे जो व्यक्ति कारखानों में लगे हुए हैं तो उनको एक निश्चित यूनिट पे खड़ा कर दिया जाता है कि आपको सिर्फ इस चीज़ का ही एक निर्माण करना है। जैसे कि शर्ट, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं शर्ट बनाने का, तो बाहें कोई बनाएगा, कटिंग कोई करेगा, कफ कोई बनाएगा, कॉलर कोई बनाएगा, है ना, बटन कोई टाँकेगा, है ना। तो ये सब तुरपाई कोई करेगा। तो इस तरीके से जो काम है तो वो उसको केवल एक ही काम दिया जाता है ना। तो इसमें क्या है, श्रम का विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण संरचना में परिवर्तन, है ना। नेक्स्ट है ग्रामीण संरचना में परिवर्तन। तो यहाँ पे देखते हैं पारंपरिक संबंधों में ग्रामीण मनोवृत्तियाँ तथा ग्रामीण समाज के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। जैसे रूढ़ियों, प्रथाओं, मान्यताओं में विश्वास नहीं करते। तो क्या है कि पहले जो मतलब जो है रूढ़ी प्रथाएं हुआ करती थी भाई, जैसे कि जैसे सती प्रथा थी, है ना, बाल विवाह थे, है ना। तो ये रूढ़ियाँ थीं, प्रथाएं थीं, है ना। तो अब इनको क्या कर दिया है, लोगों ने नकार दिया है। विधवा पुनर्विवाह ये अब चलने लगा है। पहले महिलाओं का विवाह नहीं हुआ करता था, है ना। जो महिलाएं मतलब विधवाएं थीं उनका विवाह नहीं करते थे लोग बाग उनसे, है ना। तो और जो विधवा होती थी उनको सती कर दिया जाता था, अपने पति की चिता में ही उनको झोंक दिया जाता था, है ना। और बाल विवाह कर दिया जाता था। तो इसमें महिलाओं की क्या गलती थी, केवल महिलाओं को इतनी यातनाएं देना ठीक नहीं था, है ना। तो इसलिए उनमें क्या हुआ, बदलाव आए, है ना। ग्रामीणों की प्रकृति पर निर्भरता कम हुई। क्या है कि पहले मतलब जो प्रकृति पर निर्भर थे कि भाई पानी की व्यवस्था होती थी, तो भाई पानी जब गिरेगा तालाबों में आएगा, कुओं में आएगा, तब जाके सिंचाई होगी। लेकिन आज के समय में अगर तालाब 100 फुट दूर है, 200 फुट दूर या 500 फुट दूर है, तो वहाँ मोटर के माध्यम से वहाँ तक पानी की सप्लाई की जाती है। जजमानी व्यवस्था का विघटन। तो ये जो जजमानी व्यवस्था है, तो जजमानी व्यवस्था मतलब कि जो पहले जो काम किया करते थे एक दूसरे के यहाँ पे, जैसे नाई का काम है बाल काटना, तो वो बाल काटने के पैसे नहीं लिया करते थे। वो क्या करते थे कि वो जब किसानों के यहाँ फसल हुआ करती थी तो वो साल में उनके यहाँ जाते थे। प्रत्येक साल जब वह फसल कट के तैयार हो जाती थी और जब वह उनकी यहाँ फसल हो जाया करती थी तो वो फसल ले आया करते थे, है ना। ऐसे ही ब्राह्मण हुआ करते थे कि वही जो वेद पाठ करते थे और वो पूजा पाठ करते थे, और फिर इसके बाद में साल में उनके यहाँ पे आ जाया करता था। गेहूँ दिया करते थे, अपना अनाज जो भी, जिसने चना उगाए, मटर उगाए, तो वो साल में अपनी खेती का दिया करते थे, है ना। नेक्स्ट है श्रमिक समस्याओं में वृद्धि। तो मशीनरीकरण से बेरोजगारी। क्या है कि पहले लोग क्या होते थे कि अपने हाथों से, श्रमिक हाथों से ही करते थे कोई भी काम, है ना। लेकिन आज के समय में मशीनों से काम होने लगा। इससे क्या है, श्रमिकों में बेरोजगारी उत्पन्न हुई। अकुशल कामगारों को काम न मिल पाना, एक ये भी बड़ी समस्या है कि जो स्किल्ड नहीं होते हैं, मतलब जो अकुशल होते हैं, तो उनको शहरों में भी बहुत कम काम मिलता है ना। तो ये है कि उनको काम नहीं मिलना। प्रदूषण में वृद्धि, है ना। तो औद्योगिकरण के क्या हुआ है, प्रदूषण में वृद्धि। कारखानों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, तो ये क्या है, नदियों में जब चला जाता है तो ये बहुत सारे प्रदूषण को फैलाता है। और ये प्रदूषण की वजह से बीमारियां फैलती हैं बहुत सारे, है ना। जानवरों को नुकसान पहुंचता है इससे, है ना। तो इससे हमारी प्राकृतिक संसाधनों को भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। नेक्स्ट है नगरीकरण। तो अब मेन यहाँ पे देखते हैं नगरीकरण क्या है। तो नगरीकरण की परिभाषा के बर्गेल ने परिभाषा दी है, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। तो ये तो सही बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं अब उनमें ही क्या हो रहा है, नगरीकरण की प्रक्रिया मतलब हो रही है ना। तो इसी प्रक्रिया को ही उन्होंने क्या कहा, नगरीकरण कहा है। औद्योगिकरण का संबंध नगरीकरण के विकास से है। औद्योगिकरण का संबंध नगरीकरण के विकास से है, लेकिन नगरीकरण की प्रक्रिया हमेशा औद्योगिकरण का ही परिणाम नहीं होती है। ये सच बात है कि ये औद्योगिकरण का संबंध नगरीकरण से के विकास से है, बिल्कुल, कि जहाँ पे उद्योग होंगे वहाँ पे
शहर का निर्माण हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे नगर है ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे औद्योगिकरण स्थापित हो। जैसे कई ऐसे स्थान होते हैं, कई ऐसे शहर होते हैं कि जो धार्मिक स्थान माने जाते हैं, जैसे काशी, इलाहाबाद, है ना, हरिद्वार, उज्जैन। तो ये जरूरी नहीं है कि यह केवल मतलब कि वहाँ उद्योग स्थापित हों इसलिए, है ना। जैसे ऐतिहासिक नगर, है ना, ऐतिहासिक नगर जैसे कि बोध गया है ना, तो इतिहास जुड़ा हुआ है वहाँ से, है ना। लुम्बिनी है जैसे कि, है ना। तो ये जो स्थान है ना, ये जो धार्मिक ऐतिहासिक कारणों से भी नगर का विकास हुआ है ना। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के बाद नगरीकरण, है ना। तो स्वतंत्र भारत के बाद नगरीकरण में अब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। नगरों में सर्व सुविधा युक्त मकान उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर रोजगार के साधन भी अधिक मात्रा में होते हैं, जिस कारण से नगरों में जनसंख्या की बसावट ज़्यादा होती है ना। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ कि नगरों का प्रभाव बढ़ने लगा, क्योंकि जैसे ही औद्योगिकरण आया, जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई, तो भारत की सबसे पहले 1950 में एक नीति ही बनाई गई, योजना आयोग बनाया गया, और उसने जो नीतियां बनाई कि यहाँ पे सबसे पहले हमें इंडस्ट्री को स्थापित करना चाहिए। तो उन्होंने पहली ही योजना में बहुत सारी इंडस्ट्री स्थापित की, है ना। तो उन्होंने जब पहली पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उनका उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनना, मतलब मशीनीकरण करना, है ना, तो उद्योग लगाना। तो ये उनकी नीति थी, उसकी वजह से नगरों का विकास हुआ। तो जहाँ पे नगरों का विकास होगा तो वहाँ पे जनसंख्या की बसावट भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। स्वतंत्रता के समय 1 लाख जनसंख्या या इससे अधिक वाले नगरों की जनसंख्या केवल 49 थी, 49 थी। लेकिन वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे नगरों की जनसंख्या 350 से भी अधिक हो गई। मतलब कितने नगर हो गए, स्थापित हो गए, है ना। कई गुना उसमें नगरों में इजाफा हुआ। उद्योग एवं कारखाने लगाए गए। यहाँ रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, नगरीकरण विकसित हुआ, है ना। और आज भारत में नगर का तात्पर्य उन सभी क्षेत्रों से है जहाँ जनसंख्या का 75% से अधिक हिस्सा गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। देखो, तो वहाँ की दो चीज़ें जो मेन होती हैं, है ना। एक तो क्या है, जहाँ का जो जनसंख्या का क्षेत्र है ना, नगर वह क्षेत्र कहलाता है जहाँ पे 75 यानी 75% से ज़्यादा जो जनसंख्या का जो हिस्सा है वो क्या करता है, वो कृषि के अलावा और अन्य कार्य करते हों, जैसे कि वहाँ व्यापार करते हों, कारखानों में लगे हों, है ना, या फिर वहाँ पे अपने मतलब कारखानों के अलावा अपने नौकरी पेशा व्यक्ति हों, है ना। कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो, प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, तो उसमें ये क्या है, इनकी संख्या 75% से अधिक होनी चाहिए। तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, नगर कहलाता है। और साथ ही जनसंख्या घनत्व 400 से अधिक हो, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, मान के चलो 1 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ, यहाँ, और इस तरीके इसमें कम से कम 400 लोगों का निवास होना चाहिए। मतलब इसका घनत्व लगभग 400 या इससे अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है नगरीकरण के परिणाम। तो आइए हम देखते हैं नगरीकरण के परिणाम। तो सबसे पहले परिवार पर प्रभाव। तो नगरीकरण के कारण परिवार पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला परिवार का पर प्रभाव, एकल परिवारों में वृद्धि होती है, ये सच है, क्योंकि जहाँ पे नगरीकरण होता है वहाँ पे एक तो क्या है, जो संसाधन होते हैं व्यक्तियों के पास सीमित होते हैं, यहाँ पे महंगाई होती है ना, बहुत सारी चीज़ें के कारण। और यहाँ पे क्या होता है, संयुक्त परिवार कम देखने को मिलता है ना। परिवार की परिस्थिति में परिवर्तन, युवाओं के अधिकारों में वृद्धि। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपने अधिकार ले लेते हैं। जैसे उनने कहा हम 18 एज के हो गए हैं, मतलब 18 वर्ष से अधिक के हो गए हैं, तो लोगों को लगता है कि चलो अब ये अपने निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं युवा, तो अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। फिर परिवार की परिस्थिति में परिवर्तन। परिस्थिति का मतलब ये होता है परिवार में उस व्यक्ति की क्या स्थिति है ना। तो अगर उसकी क्या स्थिति है उससे है ना। जाति व्यवस्था पर प्रभाव। जाति संबंधी नियमों एवं विभेद कम हो गए कि भाई कोई उच्च जाति का है या कोई निम्न जाति का है, अब इससे
कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस पे स्टेटस का फर्क पड़ता है, जैसे कि उसकी प्रायस्थिति, सामाजिक प्रायस्थिति क्या है, मतलब कि उसकी मतलब पैसे में या उसका एजुकेशन अच्छा है, कहाँ तक है। तो इस तरीके से अब उसमें विभेद कम हो गए हैं कि भाई कि कौन उच्च जाति का है, कौन निम्न जाति का। अब इससे बहुत कम फर्क पड़ता है या फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, और इसमें ये जरूरी नहीं है कि भाई जो ब्राह्मण हैं तो केवल वो वेद पाठ ही करेंगे या केवल पढ़ाएंगे, नहीं। अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो सुनार है तो वो केवल सोनी है तो केवल मतलब आभूषण बनाने का ही काम करे। तो भाई अगर वो टीचर बनना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपने प्रोफेशन में क्या है, बदलाव कर सकते हैं। स्त्रियों की स्थिति में सुधार, तो जब व्यक्ति नगर में रहता है तो उनके पास सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, उनके पास संसाधन अच्छे उपलब्ध होते हैं आसपास, है ना। जैसे कि वहाँ पे स्कूल व्यवस्था अच्छी होती है, तो स्त्रियों की शिक्षा उत्तम रहती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ी, है ना। तो इसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता को मतलब स्वतंत्रता मिली। विधवा पुनर्विवाह, यानी महिलाओं जो विधवाएं हो जाती हैं उनका पुनर्विवाह होने लगे हैं। स्त्रियों द्वारा स्वयं के निर्णय लेना, नौकरी करना, अब महिलाएं भी नौकरी करने लगी हैं। ये नगरीकरण के परिणाम हैं, है ना। ग्रामीण जीवन पर प्रभाव, तो ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, व्यापारिक फसलों की उपज से अधिक महत्व। मतलब कि जो व्यापारिक फसलें हैं, पहले क्या होते थे कि परंपरागत तरीके से खेती करते थे, कुछ लोग आज भी करते हैं, तो उनको कम मुनाफा होता है। जैसे कि कोई कृषि कर रहा है गेहूं की, तो वो साल दर साल केवल गेहूं की ही कृषि करता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर चाहता है हमें कपास की खेती करना है, वही चाहता है हमें गन्ने की खेती करना है, तो वो गन्ने की खेती कर सकता है। मतलब अब क्या है, व्यापार के लिए, क्योंकि गन्ना खाया नहीं जा सकता है उतना, तो वो व्यापार के लिए कि भैया उनसे हमें लाभ की जो फसलें होती हैं उनको उगाना स्टार्ट कर दिया है। जजमानी प्रथा समाप्त हुई। जजमानी प्रथा वही है जो अभी मैंने जस्ट कुछ ही देर पहले बताया कि जो व्यक्ति नाई का काम करता है तो वो केवल नाई का ही करे, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो तो शहर में जाके अपना जीवन यापन करने के लिए और भी व्यवसाय कर सकते हैं। शहरों में हो रहा है, अब तो ग्रामीण में भी होने लगा है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। रहन सहन और व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन, ये तो सच है कि भाई रहन सहन में ये अंतर हुए हैं, रहन सहन में अंतर आया है। पहले मकान कच्चे हुआ करते थे, आज के समय में पक्के मकानों में लोग रहते हैं, है ना। और ये जातिगत पंचायतें समाप्त होना, तो जो जातियाँ हुआ करती थी, तो आज के जो जातिगत पंचायतें हुआ करती थी, है ना, तो जातिगत जो पंचायतें वो समाप्त हो गई। जैसे कि हरियाणा में है खाप पंचायतें हैं, ये मतलब 5 लोग आते हैं, उनका निर्णय सुना जाते हैं क्या है कैसा है। लेकिन नहीं, अब क्या है कि ये जातिगत पंचायतें खत्म हो गई हैं, न्यायालय चलने लगे हैं। तो अब कोई भी अगर किसी के साथ घटना घटती है या तो वो सीधे कोर्ट में चले जाते हैं, है ना। नगरों पर निर्भरता बढ़ने लगी, इसलिए लोगों की क्या होगी, नगरों पर निर्भरता बढ़ने लगी है, क्योंकि रोजगार के साधन भी वहाँ उपलब्ध हैं। और अगर कोई अपना माल बेचना चाहता है तो वो नगरों में अधिक मात्रा में और आसानी से बिक जाता है ना, अच्छे दामों पे। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन पर प्रभाव। नवीन तकनीकी से खेती करना, लाभ की खेती हो, है ना। नवीन तकनीकी से खेती करने जिससे लाभ अधिक हो, लाभ की खेती हो, जैसे कि लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना। तो अब क्या है, आज के समय में अब जैसे पुराने जो कुटीर उद्योग थे वो नष्ट हो गए थे, लेकिन अब जो है अब नवीन आधार पे मतलब जो है कुटीर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे अचार, पापड़, मुरब्बा। तो भाई ये सब चीज़ें, मुरब्बा मतलब कि आंवला वहाँ पे होता है ग्रामीण क्षेत्र में। पापड़ महिलाएं बना सकती हैं, अचार और आम के पेड़ हैं, और भी तरीके और भी जो भी अचार होते हैं तो उनको बनाया जा सकता है। चटनी, जेली, जैम, इन सब के छोटे छोटे कारखाने भी क्या हो गए, स्थापित कर दिए गए हैं। ये लघु उद्योगों के अंतर्गत आते हैं और इसमें सरकार द्वारा सब्सिडी भी आज के समय दी जा रही है ताकि आर्थिक जीवन सुधर सके, लोगों का ग्रामीण जीवन सुधर सके ग्रामीणों का। नेक्स्ट है ग्रामीण प्रवचन में वृद्धि। तो क्या हुआ है कि जो ग्रामीण लोग हैं, प्रवचन मतलब प्रवास, ये आना जाना, ये प्रवचन में वृद्धि हुई है। लोगों की घटती हुई कृषि भूमि, मतलब
कि एक व्यक्ति मतलब मान के चलो आज से जो हमारे दादा हुआ करते थे, उनके यहाँ मान के चलो आज 25 बीघा ज़मीन है। तो अब उनके जो बच्चे हुए, मतलब अपने जो पिताजी हुए या अपने चाचा लोग हुए या आपके पड़ोस में जो भी हुए, है ना, या आपके मतलब दादा से पिताजी को जो संपत्ति हुई उनका आधा आधा हो गया, फिर आपके भाई बहन होंगे उनमें भी फिर आधा आधा बटेगा। तो इससे क्या हो जाता है कि जो कृषि भूमि है वह क्या हो गई, कम हो गई है ना। अब हर व्यक्ति के हिस्से में कम कम जमीन आने लगी, है ना। अब है नेक्स्ट है रोजगार के अवसरों में कमी। तो रोजगार के जो अवसर हैं उनमें कमी आने लगी, है ना। असुरक्षा बढ़ने लगी, है ना। सार्वजनिक सुविधाओं की कमी। जब ये सभी मतलब ये कमी हो जाती है तो लोग यहाँ की जगह फिर नगरों में निवास करना उनको उचित लगता है। क्योंकि जब रोजगार नहीं मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र में, या उनकी जो कृषि है, परंपरागत कृषि है, मान के चलो वो पहले 20 बीघा थी, अब वो घट के 10 हो गई, फिर और बची 5 हो गई, तो वो व्यक्ति अपना गुजारा नहीं कर पाता है। इसलिए वो क्या करता है, नगरों में चला जाता है। उसको डायरेक्ट मुनाफा होता है, कंपनी में गए, काम किए, महीने भर की वेतन मिली और उसको खर्च किए, है ना। और रोजगार के अवसरों की, और वहाँ पे रोजगार के अवसर हैं, सुरक्षा भी है, वहाँ पुलिस व्यवस्था है, अस्पतालें हैं वहाँ पे, और स्कूल हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल हो गए, इलाज के लिए अस्पताल हुए। तो इस तरीके की सुविधाओं में क्या है, वहाँ इजाफा हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम होते हैं। शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि ये सभी क्या होते हैं, शहरों में होते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये अच्छे से पढ़ें आप लोग 2 बार, और हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा आपको ये कैसा लगा चैप्टर। थैंक यू।